हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इलिप्स। देखिए दोस्तों, ये जो हम सीरीज़ बना रहे हैं ये सीरीज़ डिपेंडेंट है, मतलब चैप्टर की जितने भी सीरीज़ है ये डिपेंडेंट है। इस सीरीज़ में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन आपका अच्छे से आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने स्ट्रेट लाइन से शुरू किया था। कौन से चैप्टर अब तक हमने देखे हैं? तो सबसे पहले देखा था स्ट्रेट लाइन, फिर देखा था हमने सर्कल और फिर देखा था हमने पैराबोला। तो ये चैप्टर ऑलरेडी जो है वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, उनके सारे लेक्चर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक आपको दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले वीडियोस देखिए, फिर जाके आप इलिप्स वाला जो लेक्चर है ये देखिए, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो ये इलिप्स का आज चैप्टर शुरू करेंगे इसमें हम सबसे पहला जो लेक्चर होगा वो हमारा होता है किसका? कंप्लीट थ्योरी एंड फॉर्मूले का। और फिर लेक्चर 2 जो होता है हमारा वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो जिन स्टूडेंट की पहले ही थ्योरी बहुत अच्छे से हो चुकी है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, जाके वो सीधा क्या देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और जिन लोगों की मतलब थ्योरी में डाउट है, थोड़ी दिक्कत है या फिर थोड़ी बहुत पता है थोड़ी बहुत नहीं पता है, तो वो शुरू से करने के लिए मतलब ये वाला लेक्चर उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि वो पहले ये वाला लेक्चर देखिए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अगर आप पहले इस वीडियो को देखते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, काफ़ी कम समय में कर सकते हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी बहुत आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इलिप्स। देखिए इलिप्स क्या होता है, जैसे कि हमने पैराबोला की भी डेफिनेशन देखी थी, उसमें भी हमने एक वर्ड यूज़ किया था लोकस। तो यहाँ पर भी एक इलिप्स क्या है, लोकस ही है, एक पॉइंट का, जिस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट जिसे हम फोकस कहेंगे एंड फिक्स डिस्टेंस एक लाइन थी डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और वो कांस्टेंट लेस देन 1 होना चाहिए, उससे हम इसेंट्रिसिटी भी कहते हैं। जैसे कि हमने पैराबोला के लिए देखा था कि दोनों का जो डिस्टेंस है मतलब फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल था, तो पैराबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी थी वो कितनी थी? 1 थी। लेकिन इलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इलिप्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या याद रखेंगे कि इलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इसके इक्वेशन के ऊपर। कुछ इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन है और कुछ इसके जनरल इक्वेशन भी है। जैसे कि मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पहले लेक्चर में बताया था कि जो हमारा सेकेंड डिग्री इक्वेशन था ax² + 2hxy + by² वाला, वो इक्वेशन सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है और कोनिक सेक्शन मतलब इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को भी वो रिप्रेजेंट करता है। तो क्या कंडीशन है कि गिवन सेकेंड डिग्री इक्वेशन इलिप्स का होने के लिए? तो सबसे पहले वो देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये वो इक्वेशन है जो कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन सर्कल का भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला किसी का भी हो सकता है। तो इलिप्स के लिए क्या कंडीशन है कि इसका जो डेल्टा है वो सबसे पहले 0 नहीं आना चाहिए। अगर डेल्टा 0 आया तो ये इक्वेशन किसी रिप्रेजेंट करेगा, ज़रा ध्यान दीजिए इस बात पे। अगर डेल्टा 0 आ गया तो ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करेगा? याद करने की कोशिश करो, किसे रिप्रेजेंट कर देगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। तो इलिप्स के लिए सबसे पहली चीज़ कि इसका डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए और फिर उसके बाद h² - ab जो है वो लेस देन 1 होना, लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। ये जो कंडीशन है वो किस लिए है कि अगर आपको कहीं पे भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिखता है और क्वेश्चन में आपको पूछता है कि ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को, कोनिक्स को या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो अगर वो इलिप्स का है तो सबसे पहली चीज़ तो उसका डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि h² - ab कैलकुलेट करेंगे।
अगर वो निगेटिव आता है, मतलब 0 से छोटा आता है, -1, -2, -3, कुछ भी मतलब निगेटिव में, तो वो जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा वो किससे रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर इलिप्स की अगर कहीं पे भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो वो इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो होता है इसमें वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखिए हमें दो टाइप के इलिप्स हमारे सिलेबस में है। पहला जो कि हमें हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा और सेकंड जो कि हमें वर्टिकल इलिप्स होगा। तो सबसे पहले हम जो है हॉरिजॉन्टल इलिप्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्टिकल इलिप्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होगा? तो इलिप्स का इक्वेशन होता है दोस्तों यहाँ पे x² / a² + y² / b² = 1। ये जो है ये इक्वेशन हमें याद रखना है, ये इक्वेशन हमें क्या याद रखना है। ठीक है, x² / a² + y² / b² = 1। और यहाँ पे जो a² है ये हम ऑलवेज ग्रेटर देन b मानेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि a हमेशा ही b से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या कि x² के नीचे एक नंबर होगा, y² के नीचे एक नंबर होगा, जो नंबर बड़ा होगा वो ही हमें a² होगा। मतलब x² के नीचे a², y² के नीचे b²। तो मान लेते हैं कि ये नंबर है 25 और ये वाला जो नंबर है वो है 9। तो जो बड़ा नंबर है उसे हम कंसिडर क्या करेंगे? a कंसिडर कर लेंगे। आने वाले एग्जाम्पल में मैं कोशिश करूंगा उसे और एक्सप्लेन करने की। फिलहाल तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन पे ध्यान दीजिए कि x² / a² + y² / b² = 1। ये किसका इक्वेशन है? ये इलिप्स का इक्वेशन है और स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम में हमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो इलिप्स जो है वो कुछ इस प्रकार आएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। और ये जो कर्व बनी दोस्तों यहाँ पे, ये कर्व का नाम है इलिप्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा हमारा फोकाई S1 और इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे AE, 0, AE, 0। यहाँ पे E क्या होगा? E इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। वो कैसे निकालते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स होगी और ये डायरेक्ट्रिक्स है और इसका इक्वेशन है x = a/e। ये हमें याद भी रखना है अच्छे से। ये क्या चीज़ है? डायरेक्ट्रिक्स है, इसका इक्वेशन x = a/b। s क्या है? हमारा फोकस है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? AE, 0 है। फिर हमें ये मिलता है वर्टिसिस, इसको हम बोलेंगे A1। और ये फिर से यहाँ पे भी वर्टिसिस है तो उसको A2 बोलेंगे। अब A1 और A2 हमारा वर्टिसिस है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? तो आंसर है a, 0 और ये नेगेटिव में आएगा तो -a, 0। अब देखिए ये इलिप्स कब ड्रॉ हुआ? जब हमने ये फिक्स पॉइंट फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स कंसिडर कर ली। तो सेम हमें इलिप्स मिलेगा जब हम ये वाला फोकस और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स जब कंसिडर करेंगे तो हमें ये इलिप्स ही मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इलिप्स के लिए 2 डायरेक्ट्रिक्स और 2 फोकस होते हैं। ठीक है, ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स जब मैं कंसिडर करूँगा तब ये ही मुझे इलिप्स मिलेगा, और जब ये वाला फोकस और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स कंसिडर करूँगा फिर भी मुझे यही इलिप्स मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है कि जब कभी भी इलिप्स होगा तो उसको 2 फोकस हो गए तो उसको हम फोकाई बोलेंगे और 2 डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो ये एक फोकस है और इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिर ये वाला फोकस और करस्पॉन्डिंग इसके डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई। तो ये हो गया S2, इसको हम बोलेंगे S1, इसको S2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? सेम ऐसे ही हो गए लेकिन इसमें निगेटिव होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -AE, 0। ठीक है, और ये वर्टिसिस है A2, यहाँ पे A1 है और यहाँ पे A2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -a, 0। और ये क्या है? हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका इक्वेशन इसका A/E, तो इसका होगा -a/E। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये होती है लेटस रेक्टम, जैसे कि पैराबोला में हमने पढ़ चुका है। तो दिस इज द लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे L1 बोलेंगे, इसको L2 बोलेंगे, इसको L3 और इसको L4। ये L1, L2, L3 और L4 क्या चीज़ है?
ये है एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट, ये तो पैरेलल लाइन है वाई एक्सिस की, तो यहाँ वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन है, एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये क्या होगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। L2 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सेम हो गए, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। L3 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और L4 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस है, दोनों माइनस आएंगे, माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब एक एक चीज़ को हम समझते हैं। अब इसमें कुछ नई चीज़ है, वो नई चीज़ क्या है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये फोकस है, दो फोकस है, इसलिए हम उसका नाम रखेंगे फोकाई। तो फोकाई जिस एक्सिस पे रहता है उस एक्सिस को हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। क्या कहा मैंने, जिस एक्सिस पे फोकाई हमारे रहेंगे उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सा वाला हुआ, ये वाला एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये जो इक्वेशन है इसका मेजर एक्सिस कौन सा है, तो आंसर है ये एक्स एक्सिस। अब मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट कौन से होंगे, तो वो हो गए वर्टिसेस। तो ये जो इतना मेजर एक्सिस है, ये A1 और ये 2, A1 A2 इस मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट हो गए। तो ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होती है, तो सबसे पहले देखेंगे हम, ये देखते हैं अब मेजर एक्सिस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जहाँ पे हमारा फोकस लाई करेगा, जिस एक्सिस पे लाई करेगा उससे हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस। तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं हम मेजर एक्सिस, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मेजर एक्सिस, तो हमें मेजर एक्सिस के बारे में क्या पता होना चाहिए, जो मेजर एक्सिस है इसके एंड पॉइंट वर्टिसेस होते हैं A1 A2, और उसकी लेंथ कितनी होती है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कंप्लीट, ये क्या होगा, मेजर एक्सिस की लेंथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, देखिए A, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस कितना है, -a, तो डिस्टेंस तो a ही होगा, तो ये a और ये इधर भी a, तो टोटल कंप्लीट कितना हुआ, a + a 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हुआ, 2a। ठीक है, और ये याद भी रखना है हमें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज 2a। फिर सेकेंड टॉपिक जो आता है वो आता है माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस दोस्तों क्या चीज़ होता है, जो इसको परपेंडिकुलर होता है, मेजर एक्सिस को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर जो होगा वो माइनर एक्सिस होगा, और वो क्या है यहाँ पे, वाई एक्सिस होगा। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो देखिए ये जो पॉइंट है ये B1 बोलेंगे, और ये जो पॉइंट है वो B2 बोलेंगे। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कोऑर्डिनेट होगा b, और नीचे होगा 0, -b। देखिए ये जो चार पॉइंट मिले हमें, ये A1 A2 B1 B2, A1 के कोऑर्डिनेट a, 0, A2 के कोऑर्डिनेट -a, 0, B1 के कोऑर्डिनेट 0, b, और B2 के कोऑर्डिनेट 0, -b, ये याद रखना है। फिर हमें देखना है कि लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस कितनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस b है और नीचे भी b है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हुआ, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है और ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ऊपर भी b नीचे भी b, तो b + b कितना हुआ, 2b। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो कितना हुआ, 2b, और ये हमें याद रखने हैं। और एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या हुआ, b1 b2 0, b 0, -b। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा सेंटर ऑफ द इलिप्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेंटर। सेंटर क्या होता है, जो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, जैसे ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस दोनों का जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट जो है वो सेंटर होगा। तो यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा है, हमारा ओरिजिन। तो सेंटर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो हमारे इस केस में इसका इक्वेशन हमने क्या रखा था, x² / a² + y² / b² = 1। इस पैराबोला, इस इलिप्स के लिए जो हमारा सेंटर होगा वो होगा ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोकाई।
जैसे कि एक फोकस रहा तो हम उसे फोकस कहते हैं, एक से ज़्यादा रहे तो उसको हमने क्या बोल दिया, फोकाई बोल दिया। तो फोकाई दो हो गए, ये S1 एक S2। तो S1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, AE कॉमा 0 और S2 के क्या हो गए माइनस AE कॉमा 0। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। ये क्या हो गए, फोकाई हो गए। अब ये फोकस और ये फोकस दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस आपको पूछे, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो यहाँ पे एक नोट हमें लिखना है। क्या नोट लिखना है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इक्वल्स टू, देखिए यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या कहेगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो यहां से लेके यहां तक AE है और इधर भी AE है, तो AE प्लस AE कितना हुआ, 2 टाइम्स AE, तो 2AE, दिस इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ये हमें याद रखना है। फिर फोर्थ के बाद नंबर 5th आता है, और 5th क्या आता है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के बारे में हमें क्या जानना है कि सबसे पहले उसकी लेंथ और फिर उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। जो लेटस रेक्टम होगी, कोई भी इलिप्स हो, चाहे वो वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, उसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हमेशा कितनी होगी, 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a। ये हमें याद रखना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज नथिंग बट 2b² अपॉन a। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसके जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो इसको हमने L1, L2, L3 और L4 बोल दिया। तो मुझे बताइए ज़रा, L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए यहाँ पे, AE कॉमा b² अपॉन a, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। L2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इसके, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये AE कॉमा माइनस b² अपॉन a। फिर L3 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो L3 के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एंड पॉइंट्स वो क्या आ जाएंगे, सेम। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस AE कॉमा b² अपॉन a। और L4 कहाँ पे है, ये वाला L4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दोनों निगेटिव हो गए, तो माइनस AE कॉमा माइनस b² अपॉन a। ये हो गए हमारे एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। और ये सेम है, ऐसा नहीं कि याद रखने के लिए हमें दिक्कत होगी, सेम है AE कॉमा b² अपॉन a। जैसे जैसे क्वाड्रेंट चेंज होते जाएगा, आप शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो, कैसे, प्लस माइनस AE कॉमा प्लस माइनस b² अपॉन a। जैसे जैसे क्वाड्रेंट चेंज होगा वैसे वैसे हमारा जो साइन है वो भी हम देते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ये तो कांस्टेंट ही होगा, 2b² अपॉन a, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 5th पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 6th पॉइंट, और फिर 6th पॉइंट पे है हमारी इसेंट्रिसिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसेंट्रिसिटी। जैसे कि पैराबोला के लिए हमने देखी है, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 होती है, तो वहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी होगी वो 1 से छोटी होगी। लेकिन कितनी छोटी होगी, 1 से छोटी तो बहुत भी छोटी हो सकती है, तो वो हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है b² इक्वल्स टू a² इन ब्रैकेट 1 माइनस e²। ये वाला हमें फॉर्मूला याद रखना है, b² इज इक्वल्स टू a² इन ब्रैकेट 1 माइनस e²। यहाँ से हम थोड़ा कैलकुलेशंस करके e की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला याद रखने की लिए ज़रूरत नहीं है, बुक में हमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए रखे होते हैं, उतने फॉर्मूले हम याद नहीं रख सकते हैं। तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि एक ही फॉर्मूले से हम सब फॉर्मूले याद रखें। तो ये अगर आप फॉर्मूले याद रखते हो तो यहाँ से हम इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है नंबर 6 पे। फिर नेक्स्ट जो होता है वो इसका, ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तो होगा डायरेक्ट्रिसिस, तो वो तो मैंने पहले बता दिया है। 2 डायरेक्ट्रिस होगी इसको, एक होगी x इक्वल्स टू a बाई ई और दूसरी होगी x इक्वल्स टू माइनस a बाई बी, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, a बाई बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, फिर a बाई बी।
ठीक है, पॉजिटिव ही लेंगे डिस्टेंस। तो जो टोटल डिस्टेंस है किनके बीच का, डायरेक्ट्रिसेस के बीच का, द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, वो कितना आएगा a बाय बी प्लस a बाय बी। तो टोटल डिस्टेंस हुआ कितना हमारा 2a बाय बी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नंबर 7 हम देंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, डिस्टेंस बिटवीन, ये शॉर्टकट लिखा मैंने, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, वो कितना होगा, ये a बाय बी और ये a बाय बी। तो टोटल कितना हुआ 2a अपॉन ई, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्या क्या, एक बार फिर से हम देख लेंगे। सबसे पहले इलिप्स का इक्वेशन वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कौन सा ए लेना है कौन सा बी लेना है वो तो आगे चल के मैं और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा आपके लिए। फिर उसके बाद जिस पे फोकस रहेंगे वो मेजर एक्सिस होगा और उसको जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो हमारा माइनर एक्सिस होगा। जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो हमेशा 2a होगी, माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो हमेशा 2b होगी। फिर जो सेंटर होता है वो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इस केस के लिए ओरिजिन है, हमेशा ओरिजिन ही रहेगा, मैटर नहीं करेगा, चेंज होते रहेगा, लेकिन इस इलिप्स के लिए जो हमारा सेंटर है वो ओरिजिन है। फिर फोकस जो है वो मेजर एक्सिस पे लाया करेंगे, दो फोकस होते हैं तो उस हमने फोकाई बोला। तो S1 के कोऑर्डिनेट a,0 और S2 के कोऑर्डिनेट -a,0। यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है कि दो फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 2ae। फिर से एक बार देखो, इतना डिस्टेंस ae और ये डिस्टेंस ae, तो कुल मिला के जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ 2ae। फिर नेक्स्ट आता है 5 पे लेटस रेक्टम। आपको लेटस रेक्टम की लेंथ जो है ये वाली, ये हमेशा याद रखना चाहिए, वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। फिर बात आती है कि लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं प्लस माइनस ae कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन ए। ऐसे हमें चार हमें एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे L1, L2, L3 और L4। फिर बात आती है कि डायरेक्ट्रिसेस, तो डायरेक्ट्रिसेस के इक्वेशन क्या होते हैं, x इक्वल्स टू a बाय बी और ये वाली x इक्वल्स टू माइनस a बाय बी, दो डायरेक्ट्रिसेस होती है। फिर आता है कि दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 2a अपॉन ई। तो यहाँ पे हमने देखा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी के लिए या फिर रिलेशन बिटवीन a स्क्वायर a b एंड e। तो वो क्या होता है b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर। इतना आपको याद होना चाहिए। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, चीज़ें समझते हैं हम कि जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो थ्योरी देखी है, जो फॉर्मूले देखे, उसे अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक नंबर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक नंबर इक्वल्स टू 1। इस टाइप के जितने भी इक्वेशन हैं वो इलिप्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार के इलिप्स आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स आता है जो हमने देखा है और एक वर्टिकल इलिप्स आता है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर कब हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा और कब वर्टिकल इलिप्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक नंबर होगा और वाई स्क्वायर के नीचे एक नंबर होगा। अब दोनों में जो नंबर बड़ा होगा वो हमें कहना है ए स्क्वायर। ठीक है, क्या कहा मैंने, फिर से एक बार सुनो कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक नंबर होगा जैसे यहाँ पे 25 है, और एक वाई स्क्वायर के नीचे एक नंबर होगा जैसे यहाँ पे 16 है। तो दोनों में कंपेयर करेंगे, जो नंबर बड़ा होगा वो वैल्यू ए स्क्वायर की होगी। जैसे इसमें दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है 25, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, और जो रिमेनिंग है बचा हुआ है वो होगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे 16। समझ में आई क्या चीज़ें। ठीक है, अगर ऐसा होता कि मान लेते कि ये 16 इधर है और ये 25 इधर है, ठीक है, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती 25 ही होती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, ये वाला नहीं सेकेंड है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36। ये एग्जाम्पल है कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36। तो यहाँ पे 16 बड़ा है या 36 बड़ा है, तो आंसर है 36। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कौन होगा 36 और बी स्क्वायर कौन होगा 16 होगा। इतना समझ में आता है। सिर्फ नोट करने वाली चीज़ क्या है, जो नंबर बड़ा होगा उससे हम ए स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है,
अब सवाल ये आता है कि डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा एलिप्स वर्टिकल है और कौन सा एलिप्स हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये बात आपने याद रखी तो आपके सारे फॉर्मूले जो है वो वर्टिकल को जो हमने हॉरिजॉन्टल को जो हमने लगाए थे, हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो जब हमने देखा तब बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, वही फॉर्मूले का यूज़ करके हम वर्टिकल एलिप्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। उसको समझने से पहले हमें याद क्या रखना है कि जो बड़ा नंबर है वो ए स्क्वायर है, यहाँ तक तो समझ में आती है। अब हमें ये नोटिस करना है कि जो बड़ा नंबर है वो एक्स स्क्वायर के नीचे है या वाई स्क्वायर के नीचे है। ठीक है, जो बड़ा नंबर है वो एक्स स्क्वायर के नीचे है या वाई स्क्वायर के नीचे है। अगर बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर के नीचे होगा तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, और जो बड़ा नंबर है वो अगर वाई स्क्वायर के नीचे होगा तो वो वर्टिकल एलिप्स होगा। ठीक है, इतना ही बस आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 25, और 25 को ए स्क्वायर बोलेंगे और रिमेनिंग जो है उससे हम बी स्क्वायर बोलेंगे। तो जो बड़ा नंबर है मतलब यहाँ पे 25 वो किसके नीचे है, एक्स स्क्वायर के नीचे है या फिर वाई स्क्वायर के नीचे है। तो यहाँ पे कैसा है, वो एक्स स्क्वायर के नीचे है। तो हमेशा ही अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर होगा तो वो कैसा एलिप्स होगा, तो आंसर है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, जैसे कि हमने देखा था। अगर हमारा जो बड़ा नंबर है अगर वो वाई स्क्वायर के नीचे आ गया, हम आगे चल के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा हमारा डिटेल में आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगर बड़ा नंबर वाई स्क्वायर के नीचे है तो वो एलिप्स जो है वो वर्टिकल एलिप्स होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है और ये चीज़ नोट करनी है हमें। ठीक है, क्या नोट करनी है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक नंबर होता है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक नंबर होता है, और जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, ए होता है, मतलब ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो बिगर नंबर होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बिगर नंबर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, बिगर नंबर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब या तो फिर ये नंबर बड़ा होगा या तो ये नंबर बड़ा होगा, तो जो नंबर बड़ा है उसे ए स्क्वायर बोलेंगे। अब सवाल आता है कि वो हमें चेक करना है कि वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा या वर्टिकल एलिप्स होगा। कैसे चेक करेंगे कि वो किसके डिवाइड में आता है, एक्स स्क्वायर के या फिर वाई स्क्वायर के। अगर वो एक्स स्क्वायर के नीचे आया, मान लेते हैं कि जो ए स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर के नीचे आया, ठीक है, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो नंबर होगा अगर इसको हमने ए स्क्वायर बोला तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कौन होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये ए स्क्वायर है मतलब ये तो बड़ा ही है। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा है उसे ही हम ए बोलते हैं, तो ये तो बड़ा ही होगा, है ना। अगर बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर के नीचे है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन अभी बस सुनो आप लोग। ठीक है, बाकी कुछ भी ध्यान मत दो, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बातों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। कब, जब बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर के नीचे होगा। तब क्या होगा, जब बड़ा नंबर वाई स्क्वायर के नीचे होगा। अब जो बड़ा नंबर होता है वही तो ए स्क्वायर होता है। अगर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे आया और जो रिमेनिंग है वो अपने आप ही बी स्क्वायर होगा, तो इक्वल टू 1। तो ये भी तो एलिप्स ही है। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, ए स्क्वायर, तो ये किसके नीचे आया, वाई स्क्वायर के नीचे आया। तो ये जो एलिप्स है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, वर्टिकल एलिप्स को, वर्टिकल एलिप्स। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी अपने आप जो है चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो डोंट वरी, मैं क्वेश्चंस लूँगा, उस क्वेश्चन में पूरा का पूरा जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला, इसके बारे में हमें सारी चीज़ें मालूम करना है। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 25। तो 25 को हम बोलेंगे ए स्क्वायर, और जो रिमेनिंग है वो तो अपने आप ही बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट। अब हमें चेक करना है कि गिवन एलिप्स हॉरिजॉन्टल टाइप्स है या वर्टिकल टाइप्स है। तो हमें क्या देखना है कि बड़ा नंबर किसके नीचे है, एक्स स्क्वायर के नीचे या वाई स्क्वायर के। तो बड़ा नंबर 25 एक्स स्क्वायर के नीचे। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर आया तो कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। बस अब हमें पता चल गया। तो अब हम डायग्राम यहाँ पे निकालेंगे। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है वो कुछ इस टाइप का आता है, लाइक दैट, है ना।
चलिए ये एक्स एक्सिस होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स होगी, और यहाँ पे क्या होगा, S1 होगा, यहाँ पे S2 होगा, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, ये L1, ये L2, ये L3 और ये L4 एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। अब सबसे पहले हमें निकालना है कि इसेंट्रिसिटी निकालना है, ठीक है। ए स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है, अब हमें इसेंट्रिसिटी निकालना है। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। कौन सा फॉर्मूला बताया था? वो फॉर्मूला बताया था मैंने, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो 16 है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर कितना है 25 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 25 को इस साइड लेके जाएंगे, 16/25 इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकालनी है, ई स्क्वायर की, तो ई स्क्वायर इस साइड लेके जाएंगे और ये जो टर्म है 16/25 उसको इस साइड में लेके आएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 16/25। तो क्या होगी चीज़ें, 25 माइनस 16/25, तो 25 माइनस 16/25 ये चीज़ हो गई ई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू, चलो 25 माइनस 16 कितना होगा 9/25, और टेकिंग स्क्वायर रूट तो ई कितना मिलेगा 3/5। तो यहाँ से हमें इसेंट्रिसिटी मिल गई कितनी 3/5। देखिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। या तो फिर ये वाला भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, कौन सा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसेंट्रिसिटी निकल गई हमारी 3/5 और ये लेस देन 1 भी है। अब हमें निकालना है, मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा है फोकाई निकालो। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोकाई कैसे निकालेंगे। तो फोकाई क्या होता है, AE, 0, तो उसके कोऑर्डिनेट प्लस माइनस AE, 0 होते हैं ना, ये हमने देखा है। तो A इंटू ई कैलकुलेशन करना होगा। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5 मल्टीप्लाइड बाय ई की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 3/5। तो 5 गेट कैंसिल, तो कितना मिला 3। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या है प्लस माइनस 3,0, मतलब ये जो है वो प्लस माइनस 3, ये 3,0 होगा और ये -3,0 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है 3 है, इधर भी कितना है 3 है। फिर हम बात कर लेते हैं वर्टिसिस की। तो ये A1 है और ये A2 है। अगर सेकेंड में बात करूं कि वो वर्टिसिस A1 A2, तो वर्टिसिस निकालना है A1 और A2। तो A1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए A,0 और A2 के कोऑर्डिनेट -A,0। तो क्या होगा, A कितना यहाँ से 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5,0 होगा और ये -5,0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,0 और ये -5,0 है ना, सब ठीक है यहाँ तक। थर्ड नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ, डायरेक्ट्रिसिस। तो डायरेक्ट्रिसिस का इक्वेशन होता है x = a/e। तो a की वैल्यू है 5 और b की e की जो वैल्यू है वो 3/5। तो डायरेक्ट्रिसिस का इक्वेशन क्या आएगा प्लस माइनस a/e। तो प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी 5 और e कितना है तो 3/5। तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो कैलकुलेशन कितना होगा 5 5 25। तो x = प्लस माइनस 25/3 ये आ गया। मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये वाली, इसका इक्वेशन x = 25/3 और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन x = -25/3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा कि भाई लेटस रेक्टम की लेंथ पूछो बताइए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहाँ पे कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पे बोल लेता हूँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। नंबर कितना है यहाँ पे 2 3 4 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो वो कितनी होती है 2b²/a। तो क्या होगा 2 × b² यहाँ पे कितना है 16 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 16/a। a कितना आया यहाँ से 5 आया, तो ये कितना होगा 32/5। तो आई राइट हियर 32/5। ये जो है वो क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फिर एन पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम तो आप निकाल ही सकते हो, क्या हो गए एन पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम AE, b²/a प्लस माइनस लगा लेना है। फिर अगर हमें पूछा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो फोकाई के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 3 और ये कितना है 3। तो 3 और 3 कितना हुआ 6। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 6 हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पूछ सकता है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।
तो ये सब कुछ चीज़ें किसके बारे में है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में है। कब होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, जब हमारा जो बड़ा नंबर है जिससे हम ए स्क्वायर बोलते हैं वो अगर एक्स स्क्वायर के नीचे आया तो वो इस टाइप का इलिप्स होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग ये सारी चीज़ें जो है वो हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई इसेंट्रिसिटी बताओ, या फिर डायरेक्ट्रिसिस बताओ, वर्टाइसिस बताओ, या फिर फोकाई बताओ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल कि जिसमें हम सब चीज़ें देखते हैं कि जो हमें वर्टिकल इलिप्स के बारे में है। एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसमें कि हमें एक पैराबोला इलिप्स गिवन है। पैराबोला तो खैर हो चुका है हमारा, इलिप्स गिवन है और उसके बारे में सारी चीज़ें अब हमें देखना है। देखिए ये इक्वेशन है इलिप्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन एक नंबर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक नंबर इक्वल्स टू 1। इस टाइप के सारे जो इक्वेशन हो गए वो इलिप्स के हो गए। अब इलिप्स में भी दो टाइप है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक वर्टिकल इलिप्स। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर की वैल्यू कौन सी है, तो मैंने क्या बताया था कि जो नंबर बड़ा होगा वो ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर होगा, और जो रिमेनिंग होगा वो बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर आप बुक के हिसाब से चलोगे तो बुक इसको ए स्क्वायर बोलेगा, मतलब ए स्क्वायर के नीचे जो होगा वो ए स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर होगा। तो दोनों अगर आप मिला के पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मुझे समझने के लिए, मतलब मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो समझने के लिए आपको यही मेथड जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से सुनना है। ऐसा चेंज क्यों किया, ताकि हमें जो फॉर्मूले है, मतलब वर्टिकल इलिप्स के लिए अलग फॉर्मूले और हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए अलग फॉर्मूले, ऐसे दो अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इतने सारे फॉर्मूले हम माइंड में रख के एग्जाम के लिए चले जाएंगे तो हमें वहाँ पे कंफ्यूज 100% होगा। तो मेरा तरीका यही है कि कम से कम फॉर्मूले लेके अगर हम चले तो हमारा जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व होना चाहिए। उसके लिए ये सब कुछ है कि बड़ा नंबर जो है वो ए स्क्वायर, जो छोटा नंबर है वो बी स्क्वायर होगा। ठीक है, सिर्फ उसके लिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया कौन सा 16, और जो रिमेनिंग है छोटा नंबर ए स्क्वायर हो गया 16 और बी स्क्वायर हो गया 9। तो अब हमें नेक्स्ट देखना है कि जो बड़ा नंबर है वो किसके नीचे है, एक्स स्क्वायर के नीचे है या वाई स्क्वायर के नीचे है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे होगा बड़ा नंबर तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अगर बड़ा नंबर वाई स्क्वायर के नीचे होगा तो वो वर्टिकल इलिप्स। तो यहाँ पे जो 16 है वो बड़ा नंबर है और वो वाई स्क्वायर के नीचे है, तो ये 100% कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर, तो वो हमें डेफिनेटली वो वर्टिकल इलिप्स ही होगा। एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर वो हॉरिजॉन्टल ही इलिप्स होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम डायग्राम निकाल लेंगे। कैसी डायग्राम आएगी, जो वर्टिकल इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है वो कुछ इस टाइप में था, ये वर्टिकल है तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मुझे क्या बताना है। ठीक है, तो डायग्राम देखते ही आप समझ में आए होंगे कि उसको हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्यों बोला और इसको वर्टिकल क्यों बोला। तो ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका मेजर एक्सिस कौन सा है। तो कौन सा होना चाहिए मेजर एक्सिस, इसका वाई एक्सिस है ना, और माइनर एक्सिस कौन सा है तो वो एक्स एक्सिस। फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन अगर आपको पूछूं कि भाई इसके वर्टिसिस फोकाई कौन से एक्सिस पे हो गए, एक्स एक्सिस पे हो गए या वाई एक्सिस पे हो गए, तो पूरा चेंज हो गया होगा हमारा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का वर्टिकल हो गया तो वो भी चेंज शिफ्ट हुआ होगा। तो फोकाई जो है वो यहाँ पे मेजर एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे होगा, ये S1 होगा और यहाँ पे S2 होगा, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और अच्छे से जवाब देने की कोशिश करना, आप खुद को ही जवाब देना है, सिर्फ मुझे सुनना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि S जो है, मतलब यहाँ पे फोकस है, एक S1 एक S2, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। तो वहाँ पे क्या थे, जब हॉरिजॉन्टल था तब थे AE, 0। यहाँ पे क्या हो गए, तो आंसर है पहला एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई, क्योंकि ये तो एस वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आंसर है AE ही होगा, AE। ठीक है, BE नहीं होगा,
ठीक है, बुक में बी ई गिवन है तो उन्होंने बी इसको कंसिडर किया है और इसको ए कंसिडर किया है। तो हमने ऑलरेडी इसको ए कंसिडर किया है तो फॉर्मूले वही रहेंगे जो हमने हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़े हैं, वही फॉर्मूले इसमें भी रहेंगे। फॉर्मूले चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि अगर ये वाई एक्सिस है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो नीचे क्या होगा, ये 0 माइनस ए ई होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट्रिसेस जो है वो कहाँ पे आएगी, ऐसे आएगी या फिर हॉरिजॉन्टल आएगी? तो आंसर है कि अगर फोका है तो ऐसे होगी और डायरेक्ट्रिसेस सेकंड वाली ये ऐसे होगी। मैं आपसे पूछूं कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो जवाब देने की कोशिश करो आप। क्या होगा, क्या लगता है आपको? इसका इक्वेशन y इक्वल टू होगा या x इक्वल टू होगा? अब देखिए उसका इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू ए प्लस माइनस ए। इसका क्या होगा, इसका x इक्वल टू तो होगा नहीं क्योंकि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। उसका इक्वेशन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो y इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट a बाई ई। और ये नीचे वाली क्या होगी, y इक्वल टू माइनस ए बाई बी। कितना सिंपल है ना। चलिए, ये होगी हमारे वर्टिसिस a1, ये होगी वर्टिसिस हमारे a2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a होना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो 0 0 b सॉरी a, और ये नीचे 0 माइनस a। फिर ये हो गया हमारा b1 माइनर एक्सिस, ये b2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इसका x कोऑर्डिनेट्स कितना होगा b, y कोऑर्डिनेट 0 और ये माइनस b 0। चलिए, अब ये सब कुछ चीज़ें होगी किसके बारे में, वर्टिकल एक्स इलिप्स के बारे में। अब ये क्वेश्चन है जिसका सेम डायग्राम बनेगा। अब हमें ए स्क्वायर जो है वो है 16 और बी स्क्वायर जो है वो है 9। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसकी इसेंट्रिसिटी। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या बताया था मैंने, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। फॉर्मूला बदलना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। जो इलिप्स मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ऐसे नहीं होगा कि बी स्क्वायर ये यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर और इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने चेंज किया है। जो बड़ा नंबर है उसी को हमने ए स्क्वायर माना है। तो बुक का और हमारा थोड़ा अलग अलग होगा, तो घबराने की कोई भी चीज़ नहीं है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बस उसे आप फॉलो करते रहिए। मैंने क्या बताया कि फॉर्मूला एक भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो इसेंट्रिसिटी हो मतलब या फिर आपकी डायरेक्ट्रिसिस हो, बस जहाँ पे x है वहाँ पे y आ जाएगा, बस बाकी कुछ भी नहीं होगा। जैसे ये x इक्वल्स टू ए बाई बी था पहले के लिए हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये वर्टिकल के लिए y इक्वल्स टू ए बाई बी आ गया है ना। तो चीज़ें सब कुछ वही है, फॉर्मूले भी वही लगाना है। चलिए, अब बी स्क्वायर कितना है भाई, 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर कितना है 16, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मिलेगी ई की वैल्यू। तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 9 बाय 16। तो कैलकुलेशन करेंगे 16 माइनस 9 अपॉन 16, तो ई इक्वल्स टू 16 माइनस 9 7 7 अपॉन 16, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट 7 अपॉन 4। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, इसेंट्रिसिटी की। तो देखिए रूट 7 अपॉन 4 लेस देन 1 है, तो इसेंट्रिसिटी आ गई। अब मुझे निकालना है इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा फोकाई, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो मैं मान लेता हूँ फोकाई। तो फोकाई क्या होता है, S1 और S2। तो S1 क्या होता है 0 AE और S2 क्या होता है 0 माइनस AE, है ना, 0 AE और 0 माइनस AE। तो हमें कैलकुलेशन किसका करना है, AE का। तो A कितना है यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 4, और E कितना है रूट 7 अपॉन 4। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 4 तो कैंसिल हो गए, 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, बचा क्या रूट 7। तो इसका आंसर क्या आएगा ज़रा बताइए, 0 रूट 7 और ये क्या होगा 0 माइनस रूट 7। ये होगा हमारा फोकाई के कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए अब फोकाई होगा। अब मैं सेकेंड आपसे पूछता हूँ कि वर्टिसिस क्या होगा। भाई वर्टिसिस क्या होता है, A1 A2। तो ये रहा A1, ये रहा A2। तो A1 के कोऑर्डिनेट ज़रा बताइए और A2 के बताइए। तो A1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 A और A2 के कोऑर्डिनेट 0 माइनस A। तो A की वैल्यू क्या आई, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है 4। तो क्या होगा 0 4 और यहाँ पे 0 माइनस 4। ये हो गया वर्टिसिस।
नेक्स्ट मैं बोलता हूँ नंबर 3 पे आपको कि डायरेक्ट्रिस का इक्वेशंस क्या होगा। तो ये डायरेक्ट्रिसेस, तो दो डायरेक्ट्रिसेस होती है, एक ये आएगी y इक्वस टू ए बाई बी और सेकेंड y इक्वस टू माइनस ए बाई बी। तो y इक्वस टू ए प्लस माइनस ए बाई बी, दोनों एक ही इसमें लिख देता हूँ मैं। a कितना है, तो a स्क्वायर इक्वस टू 16 है, a तो 4 है, और e कितना है, √7/4। तो ये 4 पलट के ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, y इक्वस टू प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16/√7। ये हो गया डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशंस। फिर मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नंबर 4 पे, ये थर्ड हो गया। अब नंबर 4 पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR क्या होता है भाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आंसर है 2b² और यही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं कि इसके लिए 2a² चेंज नहीं करना है। मैंने बताया एक भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो 2 इंटू b² कितना है, तो b² की वैल्यू 9, तो मैंने लिखा यहाँ पे 9/a। तो a कितना है यहाँ पे 4, तो ये कितना होगा, ये 9/2 यूनिट। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है, 9/2। ये था नंबर 4। नंबर 5 पे देखते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे मैंने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस शायद भूल गया था, वो 2a और 2b होता है, आपको पता है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मुझे बताइए मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, हमेशा 2a होती है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है यहाँ पे 4, तो 4 2 ज़ा 8। फिर नंबर 6 पे जो चीज़ है वो अगर मैं पूछूं कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो क्या होगी, तो हमें याद है 2b, तो b कितना है वहाँ से b3, तो 3 2 ज़ा 6, तो 6 यूनिट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ गई। फिर मैं 7 पे अगर आपसे पूछूं कि भाई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया, क्या बचा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। चलो ये एक बाकी है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला, AE प्लस AE 2AE होता है ना। तो 2 इंटू ए इंटू 2 इंटू ए इंटू ई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए कितना है, तो a यहाँ से 4 है, तो आई राइट हियर 4, ये थोड़ा हाँ ठीक है, इंटू e कितना है, तो 16, e कितना है √7/4, तो √7/4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2AE कितना है 2√7। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 2 इंटू √7 यूनिट, ये डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो लगभग सारा का सारा मैंने कवर किया है, तो आपको शायद पता चल गया होगा कि वर्टिकल इलिप्स कब होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स कब होगा, कब कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूले बिल्कुल भी चेंज नहीं करने हैं। आपको जैसे पता चला कि बड़ा नंबर y² के नीचे है तो हमारा वर्टिकल इलिप्स होगा, बड़ा नंबर अगर x² के नीचे है तो वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। उस हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस हमारे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 0, AE थे, हॉरिजॉन्टल के लिए AE, 0 थे। अब और जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था वो x = a/e था, यहाँ पे y = a/e आया। तो हमें फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं करने, जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसमें भी चेंज नहीं करना है। इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में भी नहीं चेंज करना है, जो कि ये वाला फॉर्मूला है, कहाँ पे गया, b² जो ये वाला है, b² = a² इन ब्रैकेट 1 - e², इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक इसका वो है जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन मतलब क्या कि इलिप्स का ऐसा इक्वेशन जिसका सेंटर जो है वो x1 y1 होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग सेंटर x1, y1। ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी स्टैंडर्ड जो हमारे इलिप्स थे उसका जो सेंटर था वो ओरिजिन था 0, 0। अब हमें अगर सेंटर चेंज हो गया है, मतलब मान लेते उसका सेंटर x1 y1 है, तो उसका इक्वेशंस क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था वैसे ही आएगा, सिर्फ जहाँ पे x है वहाँ पे x - x1 और जहाँ पे y है वहाँ पे y - y1, जैसा कि हमने पैराबोला में भी किया था। ठीक है, तो उसका इक्वेशंस क्या होगा, जिसका सेंटर क्या है x1, y1, तो वो होगा x - x1 का होल स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये वो एलिप्स होगा जिसका सेंटर क्या होगा x1 कॉमा y1। ठीक है, बस यही फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते, मान लेते एक क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कोई एक क्वेश्चन है जिसका हमें सेंटर बताना है। ठीक है, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है जिसके लिए हमें फोकाई और सेंटर बताना है, इसेंट्रिसिटी भी बताना है। चलो मान लेते ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये नहीं आता है, क्योंकि इसमें एक्स भी है, वाई भी है, कांस्टेंट भी है। तो मतलब ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना। तो ये इलिप्स का ही है। ठीक है, तो ये अगर इलिप्स का है तो हमें पूछा है सेंटर बताओ, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो सेंटर ओरिजिन नहीं होगा, मतलब 0,0 नहीं होगा। तो क्या होगा, तो इस इक्वेशन को पहले हमें इस फॉर्म में लाना होगा। अब इस फॉर्म में लाने के बाद हम बोलेंगे कि x1 y1 क्या है, तो ये सेंटर हो गए, तो इसको इस फॉर्म में लाएंगे। तो क्या करना है, जब कभी भी आपको जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस आएगा और वो इलिप्स का होगा, तब हमें उसके सेंटर पूछेगा, फोकाई पूछेगा या फिर कुछ भी पूछेगा, इसेंट्रिसिटी। तो क्या करना है, जो कांस्टेंट नंबर है सबसे पहले वो इस साइड लाएंगे और लाइक टर्म एक जगह लाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स, वाई स्क्वायर और वाई। तो क्या होगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 8x, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, और ये 8 हमने राइट हैंड साइड में ला लिया। ठीक है, इतना आ गया आप लोगों को समझ में। फिर हम देखेंगे कि ये जो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 करना है, और यहाँ पे जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो भी 1 करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, वो कितना है, 4 है। तो 4 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, जैसे 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा मतलब 2x। यहाँ पे कॉमन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अगर 3 होता 4 होता तो वो हम कॉमन लेते, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू क्या हुआ, 8। ठीक है, तो चलिए अब हम एडजस्टमेंट करना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो परफेक्ट स्क्वायर आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, जैसे हमने पैराबोला में भी किया था। तो थर्ड टर्म्स हमें निकालना है, वो प्लस करना है और माइनस करना है। कैसे निकालते हैं थर्ड टर्म्स, तो ये 2 है, इसका हमें करना है हाफ, तो 2 का हाफ हो गया 1 और उसका करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। तो एक बार करेंगे +1, एक बार करेंगे -1। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर भी करना है, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। तो ये 4y का 4 लेना है, 4 का हाफ 2, उसका स्क्वायर कितना है 4। तो एक बार करेंगे +4, एक बार करेंगे -4, और ये इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये 4 है इन ब्रैकेट, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले का स्क्वायर रूट x, मिडल वाले का साइन तो माइनस, और लास्ट जो है 1 थर्ड वाली टर्म उसका स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टर्म है उसको मैंने ऐसे लिखा। इसको अगर खोल के मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया तो यही आएगा, आप जानते हो, ये -1, तो -1। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली जो टर्म्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्लस है तो प्लस y प्लस इसका स्क्वायर रूट y का स्क्वायर रूट y, फिर ये प्लस है तो प्लस, और 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके, और ये -4, तो -4 इक्वल्स टू 8। चलो अब 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर -4, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ y प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 8। अब जो भी कांस्टेंट है उसको हमें राइट हैंड साइड में लेना है, तो ये -4 और ये -4 कितना हुआ, -8 इस साइड लेके जाएंगे तो +8, यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, तो 8 + 8 16, तो ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो इस साइड गया, फिर यहाँ पे क्या बचा, प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी उस साइड गया, तो इक्वल्स टू क्या मिला, 16 मिला। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए जो भी हमारा इलिप्स का इक्वेशन होता है उसमें इक्वल्स टू कितना होता है, 1, तो यहाँ पे इक्वल्स टू कितना मिला, 16। मुझे क्या चाहिए, 1, तो क्या करना होगा, ज़रा गेस करिए, डिवाइड करना होगा, किससे, 16 से। तो यहाँ पे मैंने इसको 16 से डिवाइड किया, इसको भी 16 से डिवाइड किया, और इसको भी 16 से डिवाइड किया, तो ये 4 से 4 टाइम्स जाएगा और ये 1 बचेगा। तो फाइनल क्या मिलेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4
प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 16 इक्वल्स टू कितना मिला 1। तो ये हमें एक इक्वेशन मिला जो कि इलिप्स का है। तो देखिए कंपेयर करो, ये तो ऐसा ही दिखता है बिल्कुल सेम। तो हमें अब इसका निकालना है सेंटर। क्या होता है सेंटर? जैसे कि सेम है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, x में से जो माइनस हुआ है वो, y में से जो माइनस हुआ है वो। तो x में से क्या माइनस हुआ है 1, तो वो हो गया 1, और y कोऑर्डिनेट जो y में से माइनस हुआ है, तो y में से क्या माइनस हुआ है, तो y प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस ऑफ -2, तो y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा -2। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर। अगर इस क्वेश्चन में मुझे सेंटर पूछा होगा तो आंसर था मेरा 1, -2। अब अगर मुझे फोकाई पूछता या फिर इसेंट्रिसिटी पूछता तो वो मैं कैसे निकालता? तो सबसे पहले देखिए, ये जो इलिप्स है ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? तो देखिए जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 4 है या 16 है? तो आंसर है 16। अगर 16 बड़ा नंबर है तो वो हो गई ए स्क्वायर की वैल्यू, है ना। और वो बड़ा नंबर किसके नीचे है, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे है या वाई स्क्वायर के नीचे है? तो यहाँ पे देखिए 16 वाई स्क्वायर के नीचे है, तो ये डेफिनेटली कौन सा इलिप्स होगा? तो आंसर है वर्टिकल इलिप्स। तो दिस इज द वर्टिकल इलिप्स। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब हमें निकालना है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला ऐसे होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है भाई 4, 16, तो क्या होगा 16 माइनस 4 अपॉन 16, तो 12 अपॉन 16 आएगा, ये 12 अपॉन 16। तो ये ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ई क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, 12 का स्क्वायर रूट, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 3 जा, तो 4 बाहर आएगा 2, और √3 तो एज इट इज रहेगा। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आई 2√3 अपॉन 4। तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो और इसको सॉल्व कर सकते हैं √3 अपॉन 2। दिस इज द इसेंट्रिसिटी। ओके, ई इक्वल टू क्या मिला √3 अपॉन 2। अब अगर हमें इसी क्वेश्चन में फोकाई पूछता तो क्या होता था? तो ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले इसे हमें अज्यूम करके हमारे माइंड में एक इमेज बनना चाहिए किसकी, इलिप्स की। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये वर्टिकल इलिप्स है। वर्टिकल इलिप्स के फोकाई क्या होते हैं? तो आंसर है 0, प्लस माइनस ए ई, यही होते हैं, है ना। फोकाई के जो डायरेक्टली इक्वेशन हो गए वो फोकाई के कोऑर्डिनेट वो 0, प्लस माइनस ए ई ये होते हैं। 0 क्या है x कोऑर्डिनेट, ए ई क्या है y कोऑर्डिनेट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू ए ई, ऐसे लिख सकता हूँ आराम से। अब हमें चेंज क्या करना है, जैसे कि मैंने पैराबोला में भी बताया था कि जहाँ पे x है वहाँ पे x माइनस x1 लिखो, और जहाँ पे y है वहाँ पे y माइनस y1 लिखो। अब एक सवाल आता है कि सर ये x1 y1 है क्या चीज़? तो x1 y1 जो हमने ओरिजिन मतलब सेंटर निकाला उसके कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पे सेंटर क्या निकाला 1, -2, तो x1 क्या होगा 1, y1 क्या होगा -2। बस यही रिप्लेस करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो x को रिप्लेस करना है x माइनस x1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस x1 कितना है, तो 1 है, इक्वल्स टू 0। तो x कितना मिलेगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम y इक्वल्स टू ए, तो y माइनस y1 होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं y माइनस y1। y1 कितना है, y माइनस y1, y1 है -2 माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू ए ई। अब ए की वैल्यू कितनी है 4, है ना। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो ए इक्वल्स टू 4। ई की वैल्यू कितनी है √3/2, तो क्या होगा ए कितना है 4 इंटू ई कितना है √3/2, तो ये 2 से 2 बार कटेगा, तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 2√3, और ये इधर जाएगा तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा, y इक्वल्स टू 2√3 माइनस का 2। ये होगा हमारा आंसर, y इक्वल्स टू 2√3 माइनस 2। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बहुत से जो स्टूडेंट होंगे वो कंफ्यूज ये होंगे कि सर इतने छोटे क्वेश्चंस के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशंस करना होगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आप लोग तुरंत मुझे शॉर्टकट्स मांगना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यही शॉर्टकट्स है। अब सवाल में इतने सारे तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना, तो सेंटर बताइए, फोकाई बताइए, इसेंट्रिसिटी बताइए, मतलब ये तो 3 क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में। जब हमें
क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में तब एक ही पूछेगा, या तो सेंटर पूछेगा या फिर फोकाई पूछेगा या फिर एसेंट्रिसिटी पूछेगा, तब हमारा कैलकुलेशन जो है वो छोटा हो जाएगा और वक्त भी हमें कम लगेगा। और दूसरी बात यह है इसमें कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब सारी चीज़ें मुझे लिखना होता है और आपको अच्छे से समझ आना होता है, तो उसके लिए वक्त बाय डिफ़ॉल्ट ही ज़्यादा लगेगा, ये आप भी समझते हो। जब हम खुद कर रहे होते हैं चीज़ें तो उसके लिए इतना वक्त नहीं लगता है, बहुत कम समय में हम उसे कर सकते हैं और जो फालतू की जो कैलकुलेशंस हैं वो हम स्किप कर सकते हैं, है ना। तो ये जो कैलकुलेशन जो बड़ा है वो इसलिए बड़ा है कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। तो आप जब खुद प्रैक्टिस कर रहे होते तो ये जो कैलकुलेशन है ये आप स्किप कर सकते हैं और उससे हम तुम्हारा जो टाइम है एग्ज़ाम में वो भी कम लगेगा। और जो हमें ये मेथड लगते बहुत लंबी है, तो ये लंबी नहीं है, लेंदी नहीं है, बहुत कम समय में हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आप चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो ये होगा पूरा इलिप्स के बारे में। अगर आपका मतलब थ्योरी बहुत अच्छे से पता है तो आप ये वीडियो ना देखें, आप डायरेक्टली कहाँ पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए। हर टॉपिक के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दूंगा, चाहे वो डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, कोई भी चैप्टर हो, 11 का हो, 12 का हो। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एग्ज़ाम के पहले मतलब बहुत पहले आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूँ। देखिए, एक टीचर के सामने जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट एवरेज है, मतलब जिनकी मतलब समझने की जो प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो कम होती है, उनको अगर अच्छे से पढ़ाना है, वो चैलेंज होता है एक टीचर के लिए। अच्छे स्टूडेंट को तो कोई भी पढ़ा सकता है ना। मतलब जो स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं, खुद से पढ़ते हैं, सारी चीज़ें समझ में आती है, तो उनको तो कोई भी पढ़ा सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट मतलब कमज़ोर है या फिर चीज़ें कम समझ में आती है या फिर देरी से समझ में आती है, तो उन स्टूडेंट को पढ़ाना मेरे लिए चैलेंजिंग है। तो इसीलिए मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख के उसे एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा यही मोटिव है कि सारे स्टूडेंट को, जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनकी क्षमता कम है, ज़्यादा समझ में नहीं आता है जल्दी जल्दी, तो उनको भी समझ में आए, इसलिए मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। जो थ्योरी है, बहुत से स्टूडेंट ने मतलब ये भी कमेंट किया था कि सर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही दो, थ्योरी मत दो, थ्योरी का कुछ काम नहीं है, या फिर ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा। लेकिन मेरा कहना है कि उन स्टूडेंट का क्या होगा जिनकी मतलब थ्योरी अच्छे से नहीं हुई है, या फिर क्लास में नहीं हुई है, या फिर ये तो 11 का टॉपिक है, ये तो किसी क्लास में हुआ भी नहीं है, या फिर हुआ था तो 2 साल पहले हुआ था, वो तो सारे भूल गए होगे आप। तो उन स्टूडेंट को भी मतलब आना चाहिए सारी चीज़ें, उनके मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए मैंने सारी थ्योरी भी रखी है, और जो मतलब अच्छे स्टूडेंट है, जिनकी अच्छे स्टूडेंट का मतलब जिनकी थ्योरी हो चुकी है, उनके लिए भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब सारे स्टूडेंट का ध्यान रखते हुए मैं ये लेक्चर सीरीज जो है वो शूट कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को सारा समझ में आया होगा, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। कौन सी है वो रिक्वेस्ट? कि जो हमारा ये चैनल है एसके स्टडी फोरम, ये नया चैनल है, बहुत सारे लोगों को मतलब इसके बारे में पता भी नहीं है। तो आप लोग जो है, जो कि व्यूअर है, जो अच्छे स्टूडेंट है, तो आप लोगों को ये काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, जो हम ये आज मेहनत ले रहे, बहुत रात तक देर तक ये जो शूट करे, ये इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फ़ायदा है वो सारे स्टूडेंट को होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है कि जो भी आपके मतलब फ्रेंड है या फिर फ्रेंड के फ्रेंड है, उनको हमारे चैनल के बारे में बताना है कि भाई यहाँ पे मतलब सारा सिलेबस कवर करके दे रहे हैं सर, सारे मतलब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आगे चल के जैसे ही सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं मॉक टेस्ट का भी आपको मतलब बताऊँगा कि मॉक टेस्ट कैसे होंगे, वो भी आपको दूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं एक लिंक दूंगा, जहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जो भी मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है या जितने भी थ्योरी पढ़ाई है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन लिए, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी रखी है, वहाँ पे जाके आप वो पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं बात ये बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है जिनके पास मैं नहीं पहुँच रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल अभी हमारा ग्रोइंग चैनल है, मतलब नई नई चीज़ें हम सीख रहे हैं,
तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक जाने के लिए उनको बताइए, अपने तरीके से पूरी कोशिश करिए, ताकि ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो मेरी मेहनत है, आपकी जो मेहनत है, वो सारी मतलब एग्ज़ाम से पहले पहले ज़्यादा लोगों ने ये देखना चाहिए। ठीक है। और जो नए व्यूवर है, मतलब पहले जुड़े हैं, तो उनके लिए यही बस सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। ये था लेक्चर 1, जिसमें हमने सारी थ्योरी और फॉर्मूले देखे थे। अब लेक्चर 2 जो है उसमें हम इलिप्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, आए हुए हैं और आने की प्रोबेबिलिटी भी रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।